नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जिला दर्शन की सीरीज़ में आज हम अगला जो डिस्कशन है वो अगला डिस्कशन करेंगे। तो कुछ जिले हमने पढ़ लिए थे, जैसे अम्बाला पढ़ लिया था, गुरुग्राम पढ़ लिया था, जींद पढ़ लिया था, हिसार पढ़ लिया था। और अब आज हम अगले डिस्ट्रिक्ट की ओर बढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं करनाल के बारे में। तो दो तीन इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको पहले भी बताई है कि एक तो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो ये है कि आपको ये जो पीपीटी है, इस पीपीटी में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, बट इवन देन आपको नोटबुक और पेन लेके बैठना है। जो जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता जाता हूँ मेरे साथ साथ आप नोट डाउन करते जाएंगे ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। और एक बार जब आप थोरोली इन डिस्ट्रिक्ट को कवर कर लेंगे तो आप मान के चलिए कि आपका हरियाणा जीके में इंटरेस्ट भी बन जाएगा और आपका मोस्टली जो पोर्शन है वो हरियाणा जीके का यहाँ से कवर भी हो जाएगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी बात कि आप जब इस क्लास को देख रहे हैं तो क्लास खत्म होने के बाद आपको कमेंट सेक्शन में जाके और एक बार कमेंट ज़रूर से ज़रूर करना है कि जैसे भी आपको ये क्लास लगती हो, ताकि हमें भी पता चल सके कि आप लोग एंजॉय कर पा रहे हैं, आप लोग देख पा रहे हैं कि हाँ जो कंटेंट है वो कंटेंट टू द पॉइंट है, कंटेंट है वो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग है। जिस तरीके से पेपर में सवाल पूछे जाते हैं उनको ये कंटेंट हमारा फुलफिल करता है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? करनाल के बारे में। तो अगर हम करनाल की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ये हरियाणा का मैप है और हरियाणा के मैप पे अगर हम करनाल की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ यही होती है कि हमें ये पता होना चाहिए कि करनाल की स्थिति क्या है। तो करनाल की स्थिति की जब बात करते हैं तो ये आपको दिख रहा होगा कि अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन हम जनरली ऐसे लेते हैं। डायरेक्शन हम लेते हैं तो मेजर करते हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये क्या है? ईस्ट है। तो अगर इस डायरेक्शन को देखते हैं तो करनाल की जो पोजीशन है, करनाल की पोजीशन कहाँ पर है? हरियाणा के नॉर्थ ईस्ट में है, यानी कि करनाल की पोजीशन हरियाणा के उत्तर पूर्व में। देखो मैप को जब आप एक बार नज़र में रखोगे ना, मतलब आपके दिमाग में एक पिक्चर बननी चाहिए, दिमाग में एक सेट होना चाहिए कि हाँ यहाँ करनाल है, यहाँ पानीपत है, यहाँ कुरुक्षेत्र है, यहाँ अम्बाला है। तो फिर क्या होगा? फिर चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। तो सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और हम किसके बारे में? करनाल के बारे में। देखो तो करनाल की अगर हम स्थिति की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि करनाल कहाँ पर स्थित है। तो करनाल की जो स्थिति है वो अगर हरियाणा के हिसाब से देखते हैं तो हरियाणा के उत्तर पूर्व में है। हरियाणा के उत्तर पूर्व में है, यानी कि हरियाणा के नॉर्थ ईस्ट में ये जो डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड है। उसके बाद आप जब करनाल के मैप को देखेंगे तो अगर आप कहते हैं कि यहाँ पर करनाल है तो करनाल के बिल्कुल अगर हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो ऊपर की तरफ हमें पता है नॉर्थ होता है। तो करनाल के नॉर्थ में क्या है? कुरुक्षेत्र है। करनाल के नॉर्थ में क्या है? कुरुक्षेत्र है। जब हम इससे नीचे की तरफ आते हैं तो नीचे क्या होता है? साउथ होता है। तो करनाल के साउथ में क्या है? पानीपत है। यहां पर क्या है? पानीपत है। और करनाल की सीमा किसके साथ लगती है? उत्तर प्रदेश के साथ भी लगती है। यहां पर क्या है? यूपी है। और यहां पर करनाल के वेस्ट में क्या है? करनाल के वेस्ट में है कैथल। ये जिले हैं जो करनाल को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। अब करनाल के साथ दो डिस्ट्रिक्ट और लगते हैं, एक जींद लगता है और एक यमुनानगर लगता है। तो जो जींद है वो यहां पर है और यहां पर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास क्या है? सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। यहां पर क्या है? यहां पर यमुनानगर है और यहां पर क्या है? यहां पर जींद है। यहां पर जींद है। तो ये जो डायरेक्शन होगी, ये नॉर्थ था, ये ईस्ट था। तो नॉर्थ ईस्ट में यमुनानगर हो गया और करनाल के साथ ये वेस्ट था, ये साउथ था। साउथ वेस्ट में क्या हो गया? जींद हो गया। तो इस तरीके से करनाल लोकेटेड है। इस तरीके से हम कहेंगे कि करनाल की जो पोजीशन है, करनाल की जो स्थिति हो यहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं कुरुक्षेत्र है, पानीपत है, कैथल है, जींद है और ये यमुनानगर है। तो ये यमुनानगर हो गया, ये जींद हो गया, कैथल, कुरुक्षेत्र और पानीपत। मतलब एचपीएससी में कोई सवाल दे देगा, किसी लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन दे देगा और वो कह देगा कि करनाल के जो हमने देखा कि नॉर्थ ईस्ट में अगर हम बात करते हैं तो यमुनानगर है, और हो सकता है वो साउथ वेस्ट लिख के दे दे और वो पूछ ले कि यमुनानगर है कि नहीं है। तो मैप अगर आपके दिमाग में सेट होगा तो फिर चीजें क्या हो जाएंगी? आसान हो जाएंगी। चीजों को आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं कि जब हरियाणा राज्य बना 1 नवंबर 1966 को, तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा में 7 जिले थे और वो जो 7 जिले थे उन 7 जिलों में से एक जिला क्या था? करनाल भी था। तो करनाल का जब क्षेत्रफल की बात करते हैं तो करनाल का जो क्षेत्रफल था उस समय पर जब हरियाणा बनता है, यानी कि गठन के समय, जब हरियाणा के गठन के समय, तो करनाल का जो क्षेत्रफल था वो दूसरा सबसे अधिक, यानी कि उस समय दूसरा सबसे बड़ा जो जिला था वो करनाल था और इसका जो क्षेत्रफल था वो 7,964 स्क्वायर किलोमीटर था।
लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद से करनाल के 2 जिले और बने, करनाल से पानीपत बना, करनाल से कुरुक्षेत्र बना। तो जब करनाल से पानीपत और कुरुक्षेत्र बना तो अब जो करनाल का वर्तमान क्षेत्रफल है वो है 2520 स्क्वायर किलोमीटर। और अगर हम बात करते हैं कि वर्तमान क्षेत्रफल कितना है, तो वर्तमान क्षेत्रफल है 2520 स्क्वायर किलोमीटर। तो करनाल से पानीपत बनता है, करनाल से कुरुक्षेत्र बनता है, 2 जिले बनाए जाते हैं और अब करनाल का क्षेत्रफल ये हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि करनाल की जनसंख्या कितनी है, तो करनाल की जो जनसंख्या है वो करनाल की जनसंख्या वो 15 लाख से अधिक है, 15 लाख से अधिक है। तो करनाल उन जिलों में आता है हरियाणा के जिन जिलों की जनसंख्या 15 लाख से अधिक है। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन सिटी बोल देते हैं इसलिए इसको। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसकी जनसंख्या के बारे में होगा। अब बात कर लेते हैं कि करनाल का जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, यानी कि करनाल में विधानसभाएं कौन कौन सी हैं। तो करनाल के अगर हम विधानसभाओं की बात करते हैं तो नेक्स्ट लिखेंगे विधानसभा क्षेत्र। नेक्स्ट लिखेंगे करनाल के जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो करनाल में जो विधानसभा क्षेत्र है वो पांच विधानसभा क्षेत्र हैं, और ये जो 5 विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें सबसे पहला जो विधानसभा क्षेत्र है वो करनाल खुद है। करनाल में सबसे पहले जो विधानसभा क्षेत्र है वो करनाल है। दूसरे नंबर पर एक प्रमुख शहर है यहाँ पर नीलोखेड़ी। पॉलिटेक्निक कॉलेज भी है नीलोखेड़ी में, हरियाणा का सबसे बड़ा पॉलिटेक्निक कॉलेज है, हरियाणा का सबसे पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज है। और नीलोखेड़ी की जो सीट है वो रिजर्व सीट है। आपको पता होगा हरियाणा में अगर हम विधानसभा की बात करते हैं तो हरियाणा की विधानसभा में 90 सीटें हैं। उन 90 सीटों में से 17 सीटें ऐसी हैं जो कि रिजर्व हैं, यानी कि वहां पर आरक्षित सीटें हैं, यानी कि वहां पर जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वही चुनाव लड़ सकते हैं, जनरल कैंडिडेट्स चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और नीलोखेड़ी उनमें से क्या है, 1 सीट है। और पहले ये जो सीटें थी ये 15 थी, इनकी जो संख्या थी वो 15 थी, और अभी इनकी जो संख्या है हरियाणा में वो कितनी है, 17 है। ठीक है, तीसरे नंबर पर जो सीट है वो घरोंडा है। घरोंडा इंपॉर्टेंट है। घरोंडा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि घरोंडा सीट से जो आपके एमएलए हैं वो हरविंद्र कल्याण है, और जो हरविंद्र कल्याण है वो क्या है, हरियाणा की जो विधानसभा है उस विधानसभा के स्पीकर हैं। तो 15वीं विधानसभा के स्पीकर होने के कारण ये सीट क्या हो जाती है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और उसके बाद आता है इंद्री और उसके बाद आता है असंध। 5 विधानसभा सीटें हैं। तो करनाल में नीलोखेड़ी, घरोंडा, इंद्री और असंध। और अगर तहसील की बात करते हैं तो जो ये 5 विधानसभा क्षेत्र हैं ये 5 विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ क्या है, तहसील भी है। लेकिन यहाँ पर 3 उप तहसील हैं। तो तहसील तो ये 5 हो ही गई। अगर हम उप तहसील की बात करते हैं तो उप तहसील कितनी है, उप तहसील लिख लेंगे 3 है। ठीक है, तो 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, 5 तहसील हैं और 3 क्या है, उप तहसील है। निसिंग, निगधू और बल्ला, ये 3 क्या है, उप तहसील। ठीक है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है, एक बार देख लेंगे। निसिंग, निगधू और बल्ला ये 3 क्या है, 3 उप तहसील है और 5 विधानसभा क्षेत्र है। ठीक है, अच्छा अब हम बात कर लेते हैं कि जो करनाल है उस करनाल का नामांकन कैसे हुआ, किस तरीके से करनाल को करनाल कहा जाने लगा और इसका जो नाम पड़ा वो नाम कैसे पड़ा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि करनाल का जो सबसे पुराना नाम है वो पुराना नाम क्या है। देखो, करनाल एक ऐसा शहर है जिसका इतिहास किसके साथ जुड़ता है, इस शहर का इतिहास महाभारत के साथ जुड़ता है। महाभारत में आपको पता होगा कि जो पांडव थे वो पांडव 5 थे, लेकिन 5 पांडव के साथ साथ कुंती का जो एक पुत्र था जिसे सूर्य पुत्र कहा जाता है, भगवान सूर्य ने वरदान के तौर पर उनके पुत्र की प्राप्ति हुई थी भगवान सूर्य के वरदान से, इसलिए उसे सूर्य पुत्र कहा जाता है। और युद्ध में जो कर्ण था, सूर्यपुत्र कर्ण जिसका नाम था, वो किसकी तरफ से लड़ा था, कौरवों की तरफ से उसने लड़ाई लड़ी थी। तो हम जब कहते हैं कि पुराना नाम, तो पुराना नाम इसका सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण के नाम पर, सूर्यपुत्र कर्ण के नाम पर, और सूर्यपुत्र कर्ण के नाम पर इसका जो नाम पड़ा वो कर्णाल्य पड़ा। सबसे पहले इसका नाम क्या था, सबसे पहले इसका नाम कर्णाल्य था और वो किसके नाम पर था, सूर्यपुत्र कर्ण के नाम पर था। इसलिए हम कहते हैं कि इसके शहर के जो संस्थापक हैं वो कौन है, वो राजा कर्ण है। ठीक है, दानवीर कर्ण कहा जाता है। उन्होंने अपने कवच और कुंडल क्या कर दिए थे, दान में दे दिए थे
अगर वो कवच और कुंडल उनके पास रहते तो महाभारत के युद्ध में उनको कोई हराने वाला नहीं था। ठीक है, तो इनके संस्थापक जो है वो राजा कर्ण है। इसके अलावा करनाल को कुछ और नामों से भी जाना जाता है। तो करनाल के जो उपनाम है या फिर अन्य नाम जो है वो अन्य नाम क्या है? तो सबसे पहले तो हमने पढ़ लिया कि इसको दानवीर कर्ण जो थे उन्होंने बसाया था, तो इसे कह देते हैं कि ये दानवीर कर्ण की नगरी है। दानवीर कर्ण की नगरी है, क्योंकि कर्ण ने ही इसको क्या किया था, इस शहर को बसाया था, तो दानवीर कर्ण की नगरी है। इसके अलावा इसे वाइल्ड टाउन भी कहा जाता है। वाइल्ड टाउन भी कहा जाता है, यानी कि प्राचीर शहर। और हरियाणा का पेरिस कहते हैं इसे। हरियाणा का पेरिस कहते हैं कि साफ सफाई बहुत है यहाँ पर। ठीक है, स्वच्छता। हालांकि आप में से जो लोग करनाल से होंगे या फिर आप में से कोई करनाल गया होगा, वहां पे देखा होगा, तो ऐसी कोई खास बात है नहीं, लेकिन इसको हरियाणा का पेरिस कहते हैं। तो पेरिस कहाँ पर है? पेरिस बहुत सुंदर है, शहर है। और पेरिस कहाँ पर है? पेरिस फ्रांस में है, लेकिन इसको हरियाणा का क्या कहा जाता है? हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। और यहाँ पर चावल सर्वाधिक होता है, इसलिए इसे धान या फिर चावल का कटोरा कहा जाता है। धान या फिर चावल का कटोरा कहा जाता है। तो ये क्या है? ये इस शहर के पुराने नाम है। दानवीर कर्ण की नगरी है, वाइल्ड टाउन है, हरियाणा का पेरिस है, धान या चावल का कटोरा है, और एग्रो हब ऑफ हरियाणा भी कह देते हैं इसको। क्यों कह देते हैं? बिकॉज एग्रीकल्चरल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो यहां पर बनते हैं। एग्रो हब ऑफ हरियाणा। सो इट इज ऑल्सो कोल्ड एज एग्रो हब ऑफ हरियाणा। ये क्या है? ये इसके प्राचीन नाम है। अगर थोड़ा सा एक बार इस पीपीटी को देख लें, यहां पर क्या लिखता है, तो ये लिखता है करनाल इज नोन एज द राइस बाउल ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड वन ऑफ द मोस्ट एग्रीकल्चरली एडवांस्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। बता दिया इसने कि एग्रीकल्चरली बहुत एडवांस्ड डिस्ट्रिक्ट है। नेशनल हाईवे 44 के अलोंग ये लोकेटेड है, जिसे जीटी रोड कहते हैं, और इट इज स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड बिटवीन दिल्ली एंड चंडीगढ़। अगर आप दिल्ली से चंडीगढ़ जाते हैं तो पहले सोनीपत आता है, ठीक है, फिर पानीपत आता है, पानीपत के बाद करनाल, करनाल के बाद कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के बाद अंबाला, अंबाला के बाद पंचकुला, और पंचकुला के बाद फिर क्या जाता है आपका? चंडीगढ़ आ जाता है। तो यहीं पर लोकेटेड है। द डिस्ट्रिक्ट इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड डेयरी बट ऑल्सो ए हब फॉर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। मैं आगे आपको बताऊंगा, बहुत सारे नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूट हैं जो यहाँ पर लोकेटेड है। द हेडक्वार्टर ऑफ करनाल सिटी इज वेल नोन एज द होम टाउन ऑफ द कल्पना चावला, द फर्स्ट इंडियन बोर्न विमेन एस्ट्रोनॉट। और कल्पना चावला के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कल्पना चावला के बारे में हम पूरा यहाँ पर देखेंगे। तो ये क्या है? ये करनाल के बारे में उसने बताया है। हिस्ट्री के बारे में बता दिया कि करनाल को महाभारत के राजा जो कर्ण थे उन्होंने यहाँ पर फाउंडर रहे हैं वो, और इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? कर्ण की नगरी करनाल कहा जाता है। ठीक है, और ये बाकी जो जिले हैं, बाकी जो राजा हैं जिन्होंने यहाँ पर जब राज किया है उनके बारे में हम आगे जानेंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि करनाल में मुख्य रूप से कौन कौन से उद्योग हैं। तो अगर हम उद्योग की बात करते हैं, उद्योग की, तो सबसे पहले हमने कहा कि एग्रीकल्चरली एडवांस है, और अगर एग्रीकल्चरली एडवांस है तो कृषि यंत्र उद्योग यहां पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहां पर वनस्पति उद्योग, और यहां पर जो लिबर्टी जूता उद्योग है, लिबर्टी शूज इंडस्ट्री यहीं पर लोकेटेड है। लिबर्टी शूज इंडस्ट्री यहीं पर लोकेटेड है। इसके अलावा यहां पर फार्मा उद्योग, कृषि यंत्र उद्योग, वनस्पति उद्योग, लिबर्टी शू इंडस्ट्री और फार्मा उद्योग यहां पर लोकेटेड है। और धान का कटोरा है या फिर चावल का कटोरा कहा जाता है, तो स्टार मार्क करके लिख लेंगे कि चावल उद्योग यहां पर मिलेगा ही मिलेगा। तो यहीं पर एक जगह पड़ती है जिसे तरावड़ी कहते हैं, तराइन या फिर तरावड़ी कहते हैं। तो जो तरावड़ी है वो तरावड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? चावल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बेसिकली आप लोगों ने चावल खाया होगा, इंडिया गेट चावल, ठीक है, टीवी पे ऐड भी आती है, और आप जब किसी सुपर स्टोर वगैरह में चावल खरीदने जाएंगे तो वहां पर आपको इंडिया गेट का चावल जरूर देखने को मिलेगा। तो लिख लो इसको, यहां पर दो चावल इंपॉर्टेंट हैं, इंडिया गेट चावल, और दूसरा है यहां पर दुनार चावल, इंडिया गेट चावल और दुनार चावल। तो ये क्या है? ये यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं जो यहाँ पर मेन इंडस्ट्रीज हैं वो। ठीक है, ओके। उसके बाद चलते हैं आगे कुछ पर्यटन स्थलों के बारे में देख लेते हैं। तो पर्यटन स्थलों के बारे में देखते हैं। तो पर्यटन स्थल जो है प्रमुख कौन कौन से हैं?
तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आजकल आपको पता है कि आजकल जो मंदिर हैं वो मंदिर भी एक तरीके से क्या है, पर्यटन स्थली बन गए हैं। तो प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से हैं? अगर हम प्रसिद्ध मंदिरों की बात करते हैं तो यहाँ पर एक मंदिर है माता बाला सुंदरी मंदिर, बड़ा गांव है। नंबर 1 माता बाला सुंदरी मंदिर, माता बाला सुंदरी मंदिर, तो ये कहाँ पर है? ये बड़ा गांव में है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इस शहर का जो इतिहास है वो महाभारत से जुड़ा है, लेकिन महाभारत के साथ साथ इस शहर का इतिहास रामायण से भी जुड़ा है। यहाँ पर एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है माता सीता माई मंदिर। माना जाता है कि सीता माता का इकलौता मंदिर है वो। आपने कभी सीता माता का मंदिर देखा है तो बताइए। माता सीता माई मंदिर, अगर आपने सीता माता का मंदिर देखा होगा तो वहां पर भगवान श्री राम जरूर रहे होंगे, भगवान श्री राम का मंदिर रहा होगा। ये माता सीता माई मंदिर जो है, ये सीता माई मंदिर इसलिए प्रसिद्ध है कि एक जंगल था जिस जंगल का नाम था लाडवन जंगल। और ये जो लाडवन जंगल था, ये लाडवन जंगल माना जाता है कि बिहार से लेके और कहाँ तक फैला हुआ था? हरियाणा तक फैला हुआ था। और हरियाणा का जो कैथल जिला है उस कैथल जिले तक फैला हुआ था। तो जब माता सीता को भगवान श्री राम जो है वो भगवान श्री राम माता सीता को किसी के कहने से, और आप एक रामायण का इतिहास है, रामायण को कुछ तरीके से बदल दिया गया है, तो कुछ जो अपडेटेड है मतलब, या फिर कह लो कि उसमें किसी ने उस रामायण के अलग अलग वर्जन आपको देखने को मिलते हैं कि माता सीता को जब भगवान श्री राम ने निकाल दिया था घर से, तो उस समय पर माता सीता जंगलों में भटकती रही। और जब वो माता सीता जंगलों में भटकती रही तो चलते चलते और वो कहाँ पर पहुंची? करनाल पहुंची। करनाल में जो माता सीता माई मंदिर है, यहाँ पर माता सीता पृथ्वी में समाई। और यहाँ पर जब माता सीता पृथ्वी में समाई तो यहाँ पर जो मंदिर है उस मंदिर को क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड एज द माता सीता माई मंदिर। इसके अलावा एक और मंदिर है देवी मंदिर। देवी मंदिर, ये जो देवी मंदिर है, ये देवी मंदिर कहाँ पर है? सालवन गांव में है। देवी मंदिर सालवन गांव में है। ये जो सालवन गांव है, ये करनाल का सालवन गांव एक और तरीके से भी प्रसिद्ध है। इसको कहा जाता है कि ये मेलों का गांव है। सालवन गांव को हरियाणा में मेलों का गांव कहा जाता है। तो इसको लिख लेंगे, सालवन गांव को हरियाणा में मेलों का गांव कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्रसिद्ध क्या है? मंदिर है माता बाला सुंदरी, माता सीता माई मंदिर और देवी मंदिर। इसके अलावा मंदिरों के साथ साथ पर्यटन स्थलों में कुछ मेले भी देख लेते हैं कि कुछ मेले कौन कौन से प्रसिद्ध हैं। तो जब हम मेलों की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रसिद्ध लगने वाले मेले जो हैं उसमें आपको पता है कि एग्रो हब ऑफ हरियाणा है। तो अगर एग्रो हब ऑफ हरियाणा है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर किसान मेला लगेगा। यहाँ पर क्या है? किसान मेला। और मैं आपको बता दूं कि किसान मेला हरियाणा में 2 जगह लगता है, करनाल में भी लगता है और दूसरा हिसार में भी लगता है। तो किसान मेला हिसार में भी लगता है और किसान मेला कहाँ पर लगता है? करनाल में भी लगता है, दोनों जगह पर। तो ऑप्शन जिस हिसाब से दे रखा होगा उस हिसाब से हम देख लेंगे और उसके हिसाब से हम कर लेंगे। ठीक है, आगे इसके बाद अगला जो मेला है वो है बाबा सिमरन दास का मेला। और ये जो बाबा सिमरन दास का मेला है, ये मानते हैं कि यहाँ पर बाबा सिमरन दास की जो समाधि है वो कच्ची समाधि है। ठीक है, तो आपको पता है कि हर जगह पर अलग अलग विश्वास होते हैं, लोगों की अलग अलग मान्यताएं होती हैं। ये कहाँ पर है? ये इंद्री गांव में है। इसके अलावा नंबर 3 है गोगा पीर का मेला। गोगा पीर का मेला, ये जो गोगा पीर का मेला है ये लगता है खेड़ा गांव में। ये लगता है खेड़ा गांव में। जो गोगा पीर का मेला है वो खेड़ा गांव में लगता है। तो आपको पता है कि गोगा पीर का मेला अपने हरियाणा में आपको पता होगा कि गोगा जाटी कब मनाया जाता है? गोगा जाटी मनाया जाता है जन्माष्टमी को, हम बोल देते हैं ना गोगा जाटी मनाया जाता है। तो ये जो समय होता है ये लगभग मान के चलो कि सावन का महीना खत्म होता है, सावन के बाद भादो आता है, भाद्रपद जिसको बोलते हैं, जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार, ठीक है, हिंदू पंचांग के अनुसार जो कैलेंडर है उसमें। और अगर हम ग्रिगोरियन कैलेंडर की बात करते हैं तो एज पर द ग्रिगोरियन कैलेंडर ये आता है हमारा 9वां महीना, सितंबर का जो मंथ होता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, आपको पता होगा ना कि जो ग्रिगोरियन कैलेंडर होता है वहां पर डेट फिक्स होती है 24 घंटे, 24 आवर्स के बाद डेट क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। लेकिन जो हिंदू पांचांग है उस हिंदू पांचांग में कभी भी डेट फिक्स नहीं होती है, उसमें तिथियां होती हैं, एकम, दोज, तीज, ठीक है, इस तरीके से। और तिथियां जो होती हैं उनका समय होता है 18 घंटे से और 27 घंटे के बीच में। तो तिथियां कभी भी फिक्स नहीं होती हैं। इसीलिए कई बार तुमने देखा होगा कि दीपावली, अगर ग्रिगोरियन कैलेंडर की बात करते हैं तो एक डेट फिक्स कर देते हैं, लेकिन कई बार हमारे पंडित जी बताते हैं कि पंचांग के अनुसार
कि दीपावली की पूजा रात को 7 बजे से पहले हो जानी चाहिए, कि उस दिन अमावस्या के बाद उस 7 बजे के बाद रात को तिथि बदल जाएगी। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कई बार कह देते हैं कि इस बार जो रक्षाबंधन है तो आपको राखी जो बांधनी है वो सुबह 11 बजे से पहले बांधनी है। क्यों? क्योंकि 11 बजे के बाद फिर तिथि बदल जाएगी। तो तिथि बदल जाती है, लेकिन जो डेट होती है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर की डेट रात को 12 बजे चेंज होती है, लेकिन तिथियों का जो समय होता है वो पूरे 24 घंटे नहीं होता है। तो 24 घंटे फिक्स ना होने के कारण वो पहले भी बदल जाती है। तो गोगा पीर का मेला जो है ये यहाँ पर लगता है, और यहीं पर एक मेला है छड़ियों का मेला। छड़ियों का मेला, तो जो छड़ियों का मेला है इसमें क्या होता है कि लोग गरम लोहे की जो छड़ियां होते हैं वो क्या करते हैं, अपने ऊपर अपने छड़ी से मतलब अपने शरीर को कष्ट देते हैं, अपने शरीर की पिटाई करते हैं। ठीक है, तो ये कहां पर है? ये अमूपुर में है। ये अमूपुर गांव है। अमूपुर गांव कहां पर है? करनाल में है। तो अमूपुर गांव करनाल में लगता है। किसान मेला, बाबा सिमरनदास मेला, गोगा पीर का मेला, और उसके बाद छड़ियों का मेला। इसके बाद लगता है पांडु मेला। पांडु मेला, ये जो पांडु मेला है ये लगता है पपाहना गांव। ये लगता है पपाहना गांव। ये जो पपाहना गांव है, इस पपाहना गांव में लगता है ये। और इस मेले की खास बात क्या है कि जो पांडु मेला है वो हर महीने लगता है। ठीक है, तो इसको लिख लो, पांडु मेला हर महीने लगता है। ठीक है, हर महीने लगता है। आपने देखा होगा कि कुछ जो स्थान होते हैं ना, कि जैसे कुछ जगह पर कुछ समाधियां होती हैं, तो हम उस समाधि की क्या करते हैं? पूजा करते हैं, हम उसको भगवान मानते हैं। कि एकादशी को वहां पर मेला लगेगा, ठीक है, द्वादशी को वहां पर मेला लगेगा, कि उस दिन फिर हर महीने लोग वहां पर क्या करते हैं? जाते हैं। जैसे खाटू श्याम का मेला है, आप सब लोग जानते होंगे। खाटू श्याम का मेला आज के समय में तो मतलब ये लगा लो कि पूरे उत्तर भारत में, हरियाणा हो, पंजाब हो, यूपी हो, एमपी हो, राजस्थान हो, पूरे उत्तर भारत में लोग वहां पर जाते हैं। तो जैसे कहते हैं एकादशी के दिन वहां पर अच्छी खासी भीड़ लगती है। ठीक है, कि एकादशी के दिन वहां पर लोग पहुंचते हैं। तो उसी तरीके से जो पांडु मेला है ये पपाहना गांव में है, और ये मेला हर महीने लगता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये कुछ मेले हैं। मेलों के साथ साथ कुछ दरगाहें हैं। जो दरगाह है वो कौन कौन सी दरगाह है? लिखो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है नूरी दरगाह। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है, और कई बार पूछा है ये दरगाह, तो दरगाह में जो इंपॉर्टेंट है वो है नूरी दरगाह। नूरी दरगाह, जो नूरी दरगाह है, इस नूरी दरगाह का जो पूरा नाम है वो है शाह आलम नूर मोहम्मद। ये शाह आलम नूर मोहम्मद, और शॉर्टकट में इसको बोल देते हैं नूरी दरगाह। शॉर्टकट में इसको बोल देते हैं नूरी दरगाह। तो ये कहां पर है? लिख लो इसको। ये हरियाणा में करनाल में एक गांव है नेवल गांव। नेवल गांव, और हरियाणा पुलिस का कमांडो ट्रेनिंग सेंटर भी यहीं पर है। जो नेवल गांव है, नेवल गांव में ही क्या है? हरियाणा पुलिस का कमांडो ट्रेनिंग सेंटर है। नेक्स्ट लिखो। एक मकबरा है मीरा साहिब का मकबरा। नंबर 2 लिखो, मीरा साहिब का मकबरा। मीरा साहिब का मकबरा, तो मीरा साहिब का मकबरा भी करनाल में है। नेक्स्ट लिखो, दरगाह बू अली शाह कलंदर। दरगाह बू अली शाह कलंदर। ठीक है, तो दरगाह बू अली साहब कलंदर जो है बेसिकली है तो कहां पर? ये है तो घरोंडा में, लेकिन घरोंडा कहां पर पड़ता है? घरोंडा करनाल में पड़ता है। तो अगर घरोंडा ऑप्शन आ जाता है, पर्टिकुलरली घरोंडा कह दिया जाता है, तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज फिर ये यहां पर है। इसके अलावा है 5 पीरों की मजार। 5 पीरों की मजार, तो 5 पीरों की जो मजार है वो मधुबन में है, जहां हरियाणा पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर है। आपने पता होगा, ठीक है, बिल्कुल ऑन रोड ही पड़ता है, हाईवे पे। हरियाणा पुलिस का जो ट्रेनिंग सेंटर है वो हरियाणा पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर मधुबन में है। यहीं पर है 5 पीरों की मजार। 5 पीरों की मजार, ठीक है। और ये जो 5 पीर हैं, ये आपको पता होगा कि बहुत सी जगह हैं हरियाणा में, बहुत सी जगह हैं जहां पर हिंदुओं के मंदिर हैं, और उन हिंदुओं के मंदिरों के साथ 5 पीरों की मजार आपको देखने को मिलेगी। 5 पीर आपको देखने को मिलेंगे। और इससे क्या होता है कि इससे हिंदू मुस्लिम एकता जो है, उस हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक होते हैं ये, हिंदू मुस्लिम एकता को दर्शाते हैं ये। ठीक है, जैसे अपना यहाँ पे अगर यहाँ पे जाते हैं, राजस्थान में एक जगह पड़ती है, तो राजस्थान में हिसार के आसपास एक जगह पड़ती है सादलपुर। सादलपुर में भी एक मेला लगता है, वो भी आपका
जो है वो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के जो लोग होते हैं वो दोनों धर्म के लोग वहां पर आते हैं। गोगा पीर का मेला, गोगा जी का मेला है वो, तो गोगा जी का मेला भी हिंदू मुस्लिम धार्मिक एकता जो है उस हिंदू मुस्लिम धार्मिक एकता को दर्शाता है। तो ये क्या है, ये कुछ दरगाह है। इसके अलावा एक गुरुद्वारा है यहाँ पर, और उस गुरुद्वारे का नाम है मंजी साहिब गुरुद्वारा, मंजी साहिब गुरुद्वारा। और ये जो मंजी साहिब गुरुद्वारा है, इस मंजी साहिब गुरुद्वारे का जिक्र हम रोहतक आएगा तो लाखन माजरा गांव में करेंगे, अंबाला आएगा तो अंबाला में हमने किया, कैथल आएगा तो कैथल में हम करेंगे। लेकिन मंजी साहिब गुरुद्वारा अगर वो कहता है कि वह मंजी साहिब गुरुद्वारा जो कि गुरु नानक देव जी को समर्पित है, गुरु नानक देव जी को समर्पित है, तो गुरु नानक देव जी को समर्पित मंजी साहिब गुरुद्वारा कहां पर है, करनाल में है। तो इसको लिख लो, मंजी साहिब गुरुद्वारा कैथल में भी है, अंबाला में भी है, लाखन माजरा में भी है और करनाल में भी है, लेकिन गुरु नानक देव जी को समर्पित यहीं पर है। ठीक है, चलो ये आपके क्या है, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, ठीक है, यहां पर है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, एक और है छावनी चर्च टावर, छावनी चर्च टावर। तो छावनी चर्च टावर भी कहां पर है, करनाल में। छावनी चर्च टावर, छावनी चर्च टावर भी करनाल में लोकेटेड है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कुछ शिक्षण संस्थानों की। तो जब हम शिक्षण संस्थानों के बारे में बात करते हैं कि प्रमुख जो शिक्षण संस्थान हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ पर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं, लिखो शिक्षण संस्थान, शिक्षण संस्थान। सबसे पहले लिखो, जब हिसार का जिक्र होता है तो यहाँ पर कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं, उसमें सबसे पहला जो जिक्र आता है वो आता है NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। NDRI के बारे में 3-4 बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सवाल कैसे भी आपसे पूछा जा सकता है, और पीछे के सवाल उठा के देखोगे, HPSC के सवाल देखोगे, HSSC के सवाल देखोगे, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ से कई तरीके से सवाल को अलग अलग तरीके से फॉर्म करके पूछा गया है। तो अगर हम बात करते हैं कि NDRI की स्थापना कब हुई, तो आप कहेंगे कि NDRI की स्थापना 1923 में हुई। जब 1923 में NDRI बनता है तो क्या इसका नाम यही था, इसका नाम ये नहीं था, इसका नाम था इंपीरियल एनिमल हस्बेंड्री, इंपीरियल एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंपीरियल एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो वास्तविकता में इसका जो नाम था वो इसका नाम ये था। 1936 में क्या होता है, इसको बना दिया जाता है इंपीरियल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। 1936 में इसको इंपीरियल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बना दिया जाता है। अब करनाल में कब शिफ्ट होता है, अब 1936 में इसको इंपीरियल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बना दिया। उसके बाद इसको 1955 में, देश आजाद होता है 1947 में, और 1955 में इसको क्या किया जाता है, इसका स्थानांतरण किया जाता है, और 1955 में इसका स्थानांतरण करके और NDRI क्या बन जाता है, NDRI बन जाता है। और कहां पर शिफ्ट कर दिया जाता है, इसको करनाल शिफ्ट कर दिया जाता है। तो ओरिजिनली ये कहां पर था, ओरिजिनली ये बेंगलोर में था। इसकी स्थापना होती है 1923 में। 1923 में जब स्थापना हुई तो इसका जो नाम था वो था इंपीरियल एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद 1936 में इसको इंपीरियल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बना दिया जाता है, और 1955 में इसको नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में शिफ्ट भी किया जाता है, और ये वास्तविकता में कहां पर था, बेंगलोर था। अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जो ये NDRI है, इस NDRI को 1989 में, इसके बाद हम बात करते हैं तो 1989 में इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। इसको क्या बना दिया गया, डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दिया गया। डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब होता है कि ये जो यूनिवर्सिटी होती हैं इनका एक मेन कैंपस होता है, उस मेन कैंपस में ही ये अपने कोर्सेज रन करती हैं। और जैसे मतलब जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक जगह पर लोकेटेड है, बट उसके जो कॉलेज हैं वो पूरी दिल्ली में फैले हुए हैं। बहुत सारे कॉलेज हैं जो DU से एफिलेटेड है। इसी तरह MDU है, इसी तरह अपना कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है। लेकिन ये जो यूनिवर्सिटी है इसका मेन कैंपस होगा, वहीं पर सारा मामला इसका क्या रहेगा, वहीं पर इसका सारा मामला चलेगा। उसके बाद 1990 में
एनडीआरआई का बड़ा रिकॉर्ड है। 1990 में इन्होंने क्या किया कि जो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट था, इन्होंने आईवीएफ तकनीक से भारत में पहली भैंस तैयार की। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो होता है आईवीएफ तकनीक से प्रथम भैंस तैयार की। आईवीएफ तकनीक से प्रथम भैंस तैयार की। ये जो भैंस तैयार की इन्होंने, इस भैंस का जो नाम रखा वो प्रथम रखा, ठीक है, क्योंकि प्रथम थी, पहली बार इन्होंने एनडीआरआई ने और आईवीएफ तकनीक का प्रयोग करते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का यूज करके इन्होंने ये भैंस बनाई। इसके अलावा भैंस का पहला क्लोन, भैंस का जो प्रथम क्लोन है, पहला क्लोन है, वो पहला क्लोन भी किसने बनाया? एनडीआरआई ने बनाया। जो इन्होंने क्लोन तैयार किया उस क्लोन का नाम रखा इन्होंने गरिमा। और ये जो क्लोन था ये विश्व में पहली बार ऐसा हुआ था कि भैंस का क्लोन तैयार हुआ था विश्व में पहली बार, और उसका नाम रखा गरिमा। ठीक है, अच्छा, गरिमा के दो कटड़े भी हुए, एक का नाम था महिमा और एक का नाम था करिश्मा। इसके दो कटड़े हुए, एक का नाम था महिमा और दूसरे कटड़े का जो नाम था वो दूसरे कटड़े का नाम था करिश्मा। दूसरे कटड़े का जो नाम था वो दूसरे कटड़े का नाम था करिश्मा। ठीक है, तो ये क्या कर लेंगे, ये पॉइंट आप याद रखेंगे किसके बारे में? रिगार्डिंग द एनडीआरआई, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा हमने सबसे पहले कहा कि यहां देखो, हमने कहा था कि अगर बात करते हैं तो यहां पर देयर इज रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस, कि यहां पर बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड हैं। अगर बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड हैं तो एक और रिसर्च इंस्टीट्यूट है CSSRI, लिखेंगे नेक्स्ट CSSRI। ये जो CSSRI है इसकी जो स्थापना हुई वो 1969 में हुई, 1969 में, और इसके फुल फॉर्म है सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। मिट्टी की जो लवणता होती है उस मिट्टी की लवणता के लिए ये इंस्टीट्यूट है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, तो ये CSSRI इसको शॉर्टकट में बोल देते हैं, CSSRI। इसकी स्थापना हुई 1969 में, और इसकी स्थापना के बारे में एक चीज और याद रखना, वास्तविकता में इसकी जो स्थापना हुई थी वो हिसार में हुई थी। ये वास्तविकता में कहां पर स्थापित किया गया था? हिसार में स्थापित किया गया था, और 1969 में स्थापित हुआ था, और 1969 में ही इसका क्या हो जाता है? स्थानांतरण हो जाता है। 1969 में ही इसका स्थानांतरण हो जाता है, और इसको ट्रांसफर करके कहां भेज दिया जाता है? करनाल भेज दिया जाता है। नेक्स्ट लिखो, यहां पर अगला जो इंस्टीट्यूट है वो है DWR। DWR क्या है? डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च। लिखो, डायरेक्टरेट फॉर व्हीट रिसर्च, डायरेक्टरेट फॉर व्हीट रिसर्च, DWR यहीं पर लोकेटेड है, यहीं पर लोकेटेड है। नेक्स्ट लिखो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स, CSSRI, ये सारे यहीं पर लोकेटेड हैं। नेक्स्ट हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान। नेक्स्ट लिखो, हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान। ये जो हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान है इसका एक काम है, और इसका जो काम होता है वो इसका काम होता है कि हरियाणा के गांवों को आदर्श गांव घोषित करना। ठीक है, तो बेसिकली कहां पर लोकेटेड है? ये नीलोखेड़ी में है, नीलोखेड़ी में, और नीलोखेड़ी में लोकेटेड है, और इसका काम है कि हरियाणा के गांवों को आदर्श गांव घोषित करना। ठीक है, तो सबसे पहले जो आदर्श गांव घोषित हुआ था वो सुई गांव हुआ था। ठीक है, सुई गांव भिवानी में पड़ता है, तो भिवानी का सुई गांव सबसे पहले आदर्श गांव वो हुआ था, घोषित किया गया था।
नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, जो पोल्ट्री प्रशिक्षण केंद्र है, पोल्ट्री, पोल्ट्री होता है मुर्गी पालन, तो मुर्गी पालन जो प्रशिक्षण केंद्र है, लिखो पोल्ट्री प्रशिक्षण केंद्र। तो पोल्ट्री प्रशिक्षण केंद्र भी कहां पर है? नीलोखेड़ी में, नीलोखेड़ी में है, ठीक है। तो नीलोखेड़ी कहां पर पड़ता है? नीलोखेड़ी करनाल में पड़ता है, नीलोखेड़ी करनाल में है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, प्रदेश का प्रथम सैनिक स्कूल, प्रदेश का प्रथम सैनिक स्कूल, तो प्रथम सैनिक स्कूल जो है वो कुंजपुरा में था, कुंजपुरा में स्थापित हुआ, कुंजपुरा करनाल में पड़ता है प्रदेश का प्रथम सैनिक स्कूल, ठीक है। 1961 में स्थापित हुआ था ये, इसकी स्थापना वर्ष भी पूछ सकता है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1961 में, तो 1961 में ही भारत में सैनिक स्कूल स्थापित होने शुरू हुए थे। तो सबसे पहले जो सैनिक स्कूल स्थापित हुए थे वो हरियाणा में कहां पर हुआ? यहां पर हुआ कुंजपुरा में। इसके बाद माता प्रकाश कौर, माता प्रकाश कौर मूक बधिर आवासीय विद्यालय, माता प्रकाश कौर मूक बधिर आवासीय विद्यालय, ये भी कहां पर लोकेटेड है? करनाल में लोकेटेड है, करनाल में लोकेटेड है, माता प्रकाश कौर मूक बधिर आवासीय विद्यालय। इसके अलावा हम बार बार जिक्र कर रहे थे, और हम जिक्र कर रहे थे नीलोखेड़ी का, तो नीलोखेड़ी में क्या है? पॉलिटेक्निक कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है। ये जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है, इस पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना सबसे पहले हरियाणा का सबसे पहला, सबसे प्राचीन, सबसे प्रथम पॉलिटेक्निक कॉलेज है, एंड 1948 1948 में इसकी स्थापना हुई, 1948 1948 में इसकी स्थापना हुई। ये जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है, इसका पूरा नाम है गुरु ब्रह्मानंद पॉलिटेक्निक कॉलेज, गुरु ब्रह्मानंद, गुरु ब्रह्मानंद पॉलिटेक्निक कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज। अच्छा, दो बातें बताना चाहूंगा मैं आपको, ठीक है। एक बात तो ये है कि देखो, आप जो भी लोग HPSC की तैयारी कर रहे हो, हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, या फिर TOET की तैयारी कर रहे हो, तो देखो मेन जो चीज होती है वो होता है कि यहाँ पर ये जो कंटेंट है, आप इस कंटेंट को आप लिखते जा रहे होंगे। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब आप इसको लिख रहे हैं, सो इट इज नॉट द एक्टिव लर्निंग, इट इज पैसिव लर्निंग। अब मैं बताता जा रहा हूं, आप लोग लिखते जा रहे हैं, मैं बता रहा हूं, आप लोग लिखते जा रहे हैं। द मेन थिंग इज कि आप इसको कितना कंसोलिडेट कर पाए, मेन थिंग आप इसको कितना याद कर पाए। और ये जो पेपर है, चाहे सिविल सर्विसेज का कोई भी पेपर हो, वो पेपर हमेशा सेल्फ स्टडी का पेपर होता है, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। अनटिल अनलेस आप खुद नहीं पढ़ेंगे, आप कभी पास नहीं हो सकते। खुद पढ़ने के लिए आपको क्या करना है कि आपको चीजों को लिखना है। जितना आप लिखेंगे, जितने आप नोट्स बनाएंगे, जितना आप उनको रिवाइज करेंगे, उतनी ही चीजें आपको क्या होंगी? याद होंगी। और एक इंपॉर्टेंट बात और, कि ये जो हरियाणा जीके का कंटेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको दे रहा हूं, तो अगर आप लोग हरियाणा जीके की बुक परचेज करना चाहते हैं, तो आपको सिंपली गूगल ओपन करके स्टडी IQ सर्च करना है। यहाँ पर स्टडी IQ जब आप सर्च करेंगे, सबसे पहले लिंक पे जाएंगे, तो यहाँ आपको सर्च करना है केवल हरियाणा। और जैसे ही आप हरियाणा सर्च करेंगे, हरियाणा सर्च करते ही आपको यहाँ पर HARYANA हरियाणा सर्च करते ही आपको दो चीजें दिखाई देंगी। हमारा हरियाणा बाय स्टडी IQ PCS, तो ये तो एक हरियाणा जीके की बुक है, ठीक है। और दूसरा दिखाई दे रहा है स्टडी IQ हरियाणा PCS बुक्स। तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो इसमें आपको 11 किताबें मिल रही हैं, सेट ऑफ 11 बुक्स। और ये जो 11 किताबें हैं, इसमें आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी देख सकते हैं आप। और इसमें ये हरियाणा जीके की बुक भी इंक्लूड है। अगर आपको अलग इसको बाई करते हैं तो लगभग 350-400 रुपए की पड़ेगी। और अगर आप ये सारी किताबें परचेज करना चाहते हैं, ये सारी किताबें अपने पास घर पे मंगवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या करना है आपको कि यहाँ पर सिंपली आपको नीचे जाना है और नीचे जाके यहाँ स्क्रॉल करना है। तो यहाँ बाई नाउ का ऑप्शन आएगा। जब आप बाई नाउ करेंगे तो यहाँ जो प्राइस है वो 2499 रुपये दिखा रहा है, बट देर इज नो नीड टू पे दिस अमाउंट। यहाँ आपको क्या करना है, एंटर कूपन कोड है और यहाँ कोड लगा लेना है आपको NK लाइव। जैसे ही इस कोड को अप्लाई करेंगे, आपको यहाँ पर ये अभी ना आई थिंक, अच्छा हाँ आ गया नीचे, ये देखो, तो आपको यहाँ पर 1000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। 1000 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। और 1000 रुपये के डिस्काउंट के बाद आपको 1500 रुपये में किताबें मिल रही हैं, जिसमें हरियाणा जीके भी इंक्लूड है। और अगर आप अलग से हरियाणा जीके मंगवाएंगे तो 400 रुपये के लगभग आपके पास आएगी। और जबकि ये 11 किताबों का सेट है,
तो ये जो 11 बुक्स का सेट है, ये 11 बुक का सेट आपको मिल रहा है, जो पूरा आपको आपके घर पे डिलीवर किया जाएगा। तो यदि आप परचेज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलो बैक टू द पॉइंट, वापिस आते हैं। तो गुरु ब्रह्मानंद पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है वो यहीं पर लोकेटेड है। इसके बाद लिखो नेक्स्ट जो है वो है FSL, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। FSL की जो स्थापना हुई वो 1973 में हुई। 1973 में FSL की स्थापना रोहतक में हुई। 1973 में रोहतक में इसकी स्थापना होती है, लेकिन फिर बाद में इसको कहां पर शिफ्ट कर दिया जाता है, इसको कहां पर स्थानांतरण कर दिया जाता है, इसका करनाल में स्थानांतरण कर दिया जाता है। तो लिख लेंगे इसको, रोहतक में स्थापना होती है, लेकिन बाद में इसको 1976 में 3 सालों के बाद और कहां पर शिफ्ट कर दिया गया, रोहतक करनाल में। और अभी कहां पर है ये, अभी करनाल में है। ठीक है, करनाल के भी बेसिकली जो मधुबन पड़ता है, जहां पर हरियाणा पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर है, वहीं पर लोकेटेड है। नेक्स्ट लिखो दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल यूनिवर्सिटी। दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल यूनिवर्सिटी यहीं पर है, दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, कुटेल गांव है रोहतक करनाल का, कुटेल गांव में है, कुटेल गांव। दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, बेसिकली इसका जो नाम था वो पहले कल्पना चावला मेडिकल यूनिवर्सिटी था। ठीक है, फिर बाद में इसको चेंज कर दिया गया, इसको दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल यूनिवर्सिटी कर दिया गया, क्योंकि कल्पना चावला के नाम पर ऑलरेडी बहुत सारे संस्थान हैं, तो फिर इसका नाम बदल दिया गया। नेक्स्ट लिखो करनाल में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स, यानी कि सब्जी उत्कृष्टता केंद्र। तो सब्जी उत्कृष्टता केंद्र मतलब एक्सीलेंस का मतलब होता है उत्कृष्टता, ताकि सब्जियों की गुणवत्ता में सुधार हो सके, सब्जियों की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी क्या हो सके, अपग्रेड हो सके। तो हरियाणा में बहुत सारे एक्सीलेंस सेंटर हैं, तो उनमें से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल जो है वो कहां पर है, वो घरोंडा में है, और घरोंडा कहां पर है, करनाल में। और इसकी जो स्थापना हुई वो इसकी स्थापना 2011 में हुई, और 2011 में इसको इजराइल के सहयोग से स्थापित किया गया। 2011 में इसको इजराइल के सहयोग से स्थापित किया गया। तो लिख लेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख संस्थान हैं। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज जो है, उस कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के बारे में मैं सेपरेटली आपको डिस्कस करूंगा। जब महान व्यक्तित्व के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसमें कल्पना चावला का जिक्र आएगा, तो वहां पर हम क्या करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल है। तो एक चीज और लिख लो, महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी। ये जो महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है, ये अंजनथली गांव में है। अंजनथली गांव जो है वो माता अंजनी के संबंधित है, माता अंजनी जो भगवान हनुमान की माता होती थी। ठीक है, महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी अंजनथली गांव, और 2016 में इसको स्थापित किया गया, 2016 में इसको स्थापित किया गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कुछ जो प्रमुख और लोकेशन है, कुछ प्रमुख और जो प्रसिद्ध स्थान है इसके। तो यहाँ करनाल के जो प्रसिद्ध स्थान है वो कौन कौन से हैं। तो अगर हम प्रसिद्ध स्थानों की बात करते हैं, तो कुछ लोकेशन है जिनका धार्मिक महत्व भी है और वैसे भी वो घूमने फिरने के लिए भी अच्छी जगह है। तो सबसे पहले है पाराशर तालाब। कितनी बार पेपर में पूछा है, बहुत बार। पाराशर तालाब जो है इसका अपना महत्व है। ठीक है, पराशर तालाब कहां पर है, बहलोलपुर गांव में है। महाभारत का जब युद्ध चल रहा था, तो महाभारत के युद्ध में दुर्योधन जो था, वो दुर्योधन यहां पर आकर और पानी के नीचे छुप जाता है। और दुर्योधन के पास एक कला थी, मानते हैं कि वो पानी की गति को रोक देता था।
कि वो जहाँ पर स्थिर हो जाता था तो पानी की गति को रोक देता था और प्रतीत ऐसा होता था कि पानी बह रहा है। तो पराशर तालाब में दुर्योधन छुप जाता है। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन का क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उनका मजाक बनाते हैं। तो पराशर तालाब किससे संबंधित है, दुर्योधन से संबंधित है। इसके अलावा दूसरी प्रसिद्ध जगह है छावनी चर्च टावर। अभी हमने पढ़ा छावनी चर्च टावर। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट स्थान है जिसका नाम है चक्रवर्ती झील। कर्ण झील, और कर्ण झील का ही नाम है चक्रवर्ती झील। ये जो कर्ण झील है या फिर जिसको आप चक्रवर्ती झील कह रहे हैं, ये उच्छाणा में है। उचाणा नहीं है, ये उच्छाणा है। यहां इसका नाम चक्रवर्ती झील क्यों है, क्योंकि हरियाणा के जो राज्यपाल हुए बीएन चक्रवर्ती, उस बीएन चक्रवर्ती के नाम पर इस झील का नामांकन हुआ और इसे क्या बनाया गया, इसे चक्रवर्ती झील के नाम से भी जाना जाने लगा। 1972 में इसे क्या बनाया जाता है, 1972 में इसे पर्यटन स्थल बना दिया जाता है। 1972 में इसे पर्यटन स्थल बना दिया जाता है। और ये कहां पर लोकेटेड है, ये उच्छाणा गांव में है। तो ये 3 पॉइंट आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट है मामा भांजा सराय। मामा भांजा सराय, मामा भांजा सराय है घरौंडा में, ठीक है। मामा भांजा सराय, कभी इंटरनेट पे सर्च करना है, आपको इसकी इमेजेस नजर आएंगी, मामा भांजा सराय। इसके अलावा है कोहांड कोस मीनार। कोहांड कोस मीनार, जो कोहांड कोस मीनार है ये कोहांड में है। और एक बात याद रखना कि शेरशाह सूरी जो था, शेरशाह सूरी ने यात्रियों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाते थे तो उनके लिए हर कोस पर एक मीनार का, हर कोस पे मीनार का निर्माण करवाया था कि लोग वहां पर रुक सके और लोग वहां पर आराम कर सके अपनी यात्रा के दौरान, ठीक है। तो कोहांड कोस मीनार किससे संबंधित है, शेरशाह सूरी से संबंधित है, ठीक है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर है, शेरशाह सूरी का मकबरा है रोहतास डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बिहार में, सदर्न बिहार का पार्ट पड़ता है रोहतास डिस्ट्रिक्ट, वहां पर है। और ये वही रोहतास है जहां तक विंध्यन रेंज फैली हुई है। विंध्या श्रेणी जो है वो विंध्या श्रेणी कहां से शुरू होती है, मध्य प्रदेश से शुरू होती है, और मध्य प्रदेश से शुरू होकर और फिर कहां पर जाती है, रोहतास डिस्ट्रिक्ट तक जाती है, ठीक है। वहां पर शेरशाह सूरी का मकबरा है। तो कोहांड कोस मीनार। इसके अलावा कलंदर शाह का मकबरा, कलंदर शाह का मकबरा। तो जो कलंदर शाह का मकबरा है वो भी कहां पर है, वो भी करनाल में है। कलंदर शाह का मकबरा किससे संबंधित है, ग्यासुद्दीन से संबंधित है। और इसका जो निर्माण था वो ग्यासुद्दीन ने करवाया था। लिख लो इसको, कलंदर शाह का मकबरा ग्यासुद्दीन से संबंधित है। इसके अलावा यहां पर है राजा गजपत सिंह का किला, राजा गजपत सिंह का किला, ठीक है। तो राजा गजपत सिंह का किला है, वही राजा गजपत सिंह जो जींद से संबंधित हैं, उनका जो किला है वो यहां पर भी है। और 1764 में उन्होंने बनाया इसको, और इसको पुराना किला भी कहते हैं। इसी किले का जो नाम है वो है पुराना किला, राजा गजपत सिंह का किला, गजपत सिंह का किला। अगला जो प्रसिद्ध स्थान है वो है नारायण गांव। नारायण गांव इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इस गांव को माना जाता है कि औरंगजेब ने बसाया था। इस गांव को औरंगजेब ने बसाया था। तो औरंगजेब के बसाए जाने के कारण ये गांव प्रसिद्ध है। इसके अलावा है बस्तली तीर्थ। बस्तली तीर्थ, ये जो बस्तली तीर्थ है, इस बस्तली तीर्थ का संबंध महर्षि वेदव्यास से है। इसका संबंध है महर्षि वेदव्यास से। और एक तीर्थ और है गोंदर तीर्थ। गोंदर, जो गोंदर तीर्थ है उसका संबंध गौतम ऋषि से है, ठीक है। गौतम ऋषि से है। गौतम ऋषि माना जाता है कि चंद्रमा के जो काले धब्बे हैं वो इन्हीं की वजह से है, ठीक है। वास्तविकता में चंद्रमा के काले धब्बे क्यों हैं, वी विल डिस्कस इन द ज्योग्राफी, ठीक है। किसी दिन हम वी विल डिस्कस अबाउट द सोलर सिस्टम एंड व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम, अबाउट द बिग बैंग थ्योरी, एंड दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी विल डिस्कस अबाउट द ब्लैक स्पॉट्स ऑन द मून,
तो यहां पर क्या है, गोंदर तीर्थ किससे संबंधित है, गौतम ऋषि से संबंधित है। इसके अलावा यहां पर है विक्टोरिया हॉल। विक्टोरिया हॉल, ये जो विक्टोरिया हॉल है, यहां पर जब महात्मा गांधी की मृत्यु हो जाती है, नथुराम गोडसे उनको गोली मार देते हैं, नथुराम गोडसे जब गोली मार देते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो यहां पर क्या हुआ था, महात्मा गांधी की शोक सभा का आयोजन हुआ। महात्मा गांधी की शोक सभा का आयोजन होता है, और जब महात्मा गांधी की शोक सभा का आयोजन किया जाता है, उसके बाद इसका नाम बदल दिया जाता है और इसको कहने लग जाते हैं गांधी मेमोरियल हॉल। इसका जो नाम है वो नाम बन जाता है गांधी मेमोरियल, गांधी मेमोरियल हॉल। ये लिख लो। गोंदर तीर्थ, बस्तली तीर्थ, नारायणगांव, नारायणगांव, ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रसिद्ध है आगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट लिखो। इसी तीर्थ में एक तीर्थ और है जो हमने कहा, अंजनथली तीर्थ। यहीं पर अंजनथली, और अंजनथली का संबंध जो है वो किसके साथ है, माता अंजनी से संबंधित है। माता अंजनी, ठीक है, और माता अंजनी जो थी वो भगवान हनुमान की माता थी। इसके अलावा अगला जो है वो है यूरोपीय कब्रिस्तान। यूरोपीय कब्रिस्तान, ये जो यूरोपीय कब्रिस्तान है, एक बार याद करो, जब हम अंबाला पढ़ रहे थे तो वहां पर भी हमने पढ़ा था। भारत के सबसे पुराने जो कब्रिस्तान है, उन सबसे पुराने कब्रिस्तानों में से एक कब्रिस्तान है, और एक स्थान और है यहां पर, कुषाण स्तूप। कुषाण स्तूप, ये जो कुषाण स्तूप है, ये कुषाण स्तूप का जो संबंध है, वो कुषाण स्तूप का संबंध है असंध से। कुषाण स्तूप कहां पर है, असंध में है। ठीक है, असंध, और असंध राजा परीक्षित की राजधानी था। ठीक है, असंध जो था वो राजा परीक्षित की दूसरी राजधानी होती थी। राजा परीक्षित की पहली राजधानी थी वो हस्तिनापुर थी। राजा परीक्षित वो राजा हुए कि उनका जब राजपाट शुरू हुआ तो उसी समय पर क्या कहा गया कि राजा परीक्षित जो हैं वो राजा परीक्षित के राज्य के साथ ही और कलयुग की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो राजा परीक्षित से संबंधित थे, दूसरी राजधानी थी इनकी, और कलयुग की शुरुआत यहीं से हुई। इसके अलावा यहाँ पर एक प्रसिद्ध स्थान है तरावड़ी का किला। यहाँ पर एक प्रसिद्ध स्थान है तरावड़ी का किला। तो जो तरावड़ी का किला है, ये तरावड़ी का किला कहाँ पर है, तरावड़ी का किला तरावड़ी में है, करनाल में है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। ठीक है, इसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा इसका क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, ये प्रमुख स्थान हैं जिनके बारे में हमने क्या कर लिया है, पढ़ लिया है। ठीक है, आई होप यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब अगर यहां तक की बात आपको, जस्ट एक मिनट रुकना भाई, एक ना इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, तो जस्ट एक मिनट रुकेंगे। हेलो, मैं चलिए शुरू करें, आगे शुरू करते हैं, आगे डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं। और अगला जो डिस्कशन है दैट इज अबाउट, लिखो, महान व्यक्तित्व। तो हम एक बार ये देख लेते हैं, अपनी जो पीपीटी है उसके बारे में उसको देख लेते हैं एक बार। तो ये सारे डिस्कशन हमने कर लिए, ये एरिया हमने पढ़ लिया। ठीक है, पॉपुलेशन हमने पढ़ ली, लिटरेसी, सब डिवीजन, तहसील, सब तहसील सारे हमने देख लिए। ठीक है, और यहाँ पर हमने देख लिया कि प्रमुख फसलें कौन सी हैं, इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। एनडीआरआई के बारे में जिक्र कर रहा है, ये एनडीआरआई को हमने देख लिया है। ठीक है, और ये सारे डिस्कशन हमने कर लिए हैं, ये सारे डिस्कशन हमने देख लिए। कर्ण लेक देख लिया, चर्च टावर हमने देख लिया, मुगल मोन्यूमेंट्स हमने देख लिए, और अटल पार्क और कर्ण पार्क। अटल पार्क भी यहीं पर है, ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई थिंक मेरे से मिसप्लेस होगी। अटल पार्क और कर्ण स्टेडियम, दो चीजें और लिख लो। अटल पार्क यहीं पर है, और एक स्टेडियम है जिसका नाम है कर्ण स्टेडियम। कर्ण स्टेडियम, ये दोनों चीजें यहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज कौन कौन सी हैं, यहाँ पर प्रसिद्ध जो व्यक्ति हुए, प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से हुए। ठीक है, तो चलो अब प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे, करनाल से संबंधित जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जिक्र जो आता है, वो सबसे पहले जिक्र बिना सोचे बिना समझे हम किसका करते हैं, और सबसे पहले हम जिक्र करते हैं कल्पना चावला का।
सबसे पहले हम जिक्र करते हैं कल्पना चावला। ये सबसे महान हस्ती रही जो कि करनाल से रहने वाली थी। ठीक है, कल्पना चावला की बात करते हैं तो इनके जन्म के बारे में, इनका जन्म जो हुआ वो 1 जुलाई 1961 को हुआ। 1 जुलाई 1961। कुछ किताबें मानती हैं कि इनका जो जन्म है वो इनका जन्म 27 मार्च 1962 को हुआ, बट 1 जुलाई 1961 अगर दोनों ऑप्शन में है तो 1 जुलाई 1961 क्या है, इनका जन्म तिथि जो है वो इनकी जन्म तिथि सही है। ठीक है, इनकी जो शुरुआती शिक्षा हुई वो करनाल से हुई। जो इनकी शुरुआती शिक्षा थी वो शुरुआती शिक्षा कहाँ से हुई, करनाल से हुई। करनाल में ही एक स्कूल है जिसका नाम है टैगोर बाल निकेतन स्कूल करनाल। ठीक है, उसके बाद ये शुरुआती शिक्षा के बाद स्पेस इंजीनियरिंग करती हैं, और जब ये स्पेस इंजीनियरिंग करती हैं तो ये स्पेस इंजीनियरिंग करती हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए चली जाती है। जब इन्होंने स्पेस इंजीनियरिंग पूरी की चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से, उसके बाद 1994 में नासा पहुंचती है। 1994 में ये कहाँ पहुंचती हैं, नासा। आपको पता होगा ये स्पेस एजेंसी है नासा, और नासा बहुत सारी रिसर्च करता है। नासा जब ये पहुंचती हैं तो इन्होंने फ्रांस के एक व्यक्ति थे जॉन पियरी हैरिसन, उस जॉन पियरी हैरिसन से इन्होंने शादी की। तो लिखो, इनकी जो शादी हुई वो फ्रांस के एक व्यक्ति थे जॉन पियरी हैरिसन, और उससे इन्होंने शादी की। उसके बाद ये स्पेस में पहुंचती हैं। ठीक है, अंतरिक्ष में जाती हैं। जब ये स्पेस में जाती हैं, अंतरिक्ष में जाती हैं, तो ये 2 बार अंतरिक्ष गई। ठीक है, 2 बार अंतरिक्ष गई, और ये जब 2 बार अंतरिक्ष गई तो एक बार ये सुरक्षित लौट आती है, और जब ये सुरक्षित लौट आती हैं दोबारा इनको फिर भेजा जाता है। 1997 में जब ये स्पेस में गई थी तो ये सुरक्षित लौट आई थी। फिर 2003 में दोबारा जाती है, तो इनका जो यान था, जो विमान था, जिस विमान में ये स्पेस में गई थी, उस विमान का जो नाम था, उस विमान का नाम था कोलंबिया। और 1 फरवरी 2003 को, 1 फरवरी 2003 को जो इनका विमान था कोलंबिया, वो क्या हो जाता है, क्रैश हो जाता है। इससे पहले 1997 में जब ये स्पेस में जाती हैं तो ये सुरक्षित वापस लौट के आई थी, लेकिन उस दिन दुर्भाग्य से और इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इनके नाम पर एक मेडिकल कॉलेज बनता है, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज। तो आप लिख लेंगे कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज। एक थानेसर में तारामंडल स्थापित किया जाता है जिसका नाम है कल्पना चावला तारामंडल, कल्पना चावला तारामंडल। और हरियाणा सरकार 2010 में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, 2010 में एक पुरस्कार घोषित करती है, कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार, कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार। तो 3 उपलब्धि यहाँ याद रखेंगे, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, कल्पना चावला तारामंडल थानेसर, और कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार, कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 2010 से होती है, जिसकी शुरुआत 2010 से होती है। उसके बाद दूसरे जो महान व्यक्ति हुए यहां से, वो हुए लियाकत अली। लियाकत अली कौन थे? लियाकत अली पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री रहे। लियाकत अली पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे। गवर्नर जो होते थे वो जिन्ना होते थे। तो इनका संबंध भी कहां से है? करनाल से है। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली। इसके अलावा क्वीन ऑफ बास्केटबॉल, क्वीन ऑफ बास्केटबॉल सिवा मोगन, सिवा मोगन यहीं से, क्वीन ऑफ बास्केटबॉल सिवा मोगन। ठीक है, बास्केटबॉल की बड़ी अच्छी खिलाड़ी रही, बास्केटबॉल की जो महिला टीम है उनकी कोच रही सिवा मोगन। इसके अलावा अजमेर चोपड़ा, अजमेर चोपड़ा, अजमेर चोपड़ा का संबंध भी किसके साथ है? बास्केटबॉल के साथ है। अजमेर चोपड़ा का संबंध भी बास्केटबॉल के साथ है। इसके अलावा हरियाणा का गूगल बॉय, हरियाणा का गूगल बॉय, गूगल बॉय किसको कहा जाता है? कौटिल्य पंडित, कौटिल्य। ये जो हरियाणा का गूगल बॉय है, जो कौटिल्य,
ये कौटिल्य पंडित भी कहां से है? करनाल से है। करनाल में गांव है कोहांड, करनाल में गांव है कोहांड, कोहांड गांव से है, कोहांड यहीं के रहने वाले हैं। इसके अलावा लिखो अश्विनी कुमार चोपड़ा। नेक्स्ट लिखो अश्विनी कुमार चोपड़ा। जो अश्विनी कुमार चोपड़ा हैं ये यहां से सांसद भी रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी, और इनके जो दूसरी उपलब्धि है वो है पंजाब केसरी अखबार के संपादक। जो पंजाब केसरी अखबार है उस पंजाब केसरी अखबार के संपादक। एक मिनट रुकना यार, मैं चेक कर लूं वॉइस। हाँ सही है, अश्विनी चोपड़ा। नेक्स्ट लिखो कृष्ण मोहन। कृष्ण मोहन, कृष्ण मोहन जो हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध उर्दू के कवि हैं। कृष्ण मोहन प्रसिद्ध उर्दू कवि। इसके अलावा एक स्टार मार्क करके लिखेंगे मूलचंद जैन। मूलचंद जैन, ये जो मूलचंद जैन जी हैं इनको माना जाता है कि हरियाणा के गांधी हैं। ठीक है, इनकी जो जन्म भूमि है वो सोनीपत है। जब हम सोनीपत पढ़ेंगे तो सोनीपत में भी पढ़ेंगे, लेकिन इनकी जो कर्म भूमि रही वो कहाँ रही? करनाल रही। ठीक है, तो लिख लो मूलचंद जैन। तो मूलचंद जैन जो हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ये हरियाणा का गांधी कहा जाता है, और इनकी जन्म भूमि है सोनीपत। जन्म भूमि सोनीपत है, तो सोनीपत में दोबारा से डिस्कस होगा। लेकिन जो कर्म भूमि है वो कर्म भूमि क्या है? कर्म भूमि करनाल है। लिख लो, नोट कर लो, मूलचंद जैन, हरियाणा का गांधी इन्हें कहा जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट एक पंजाबी सिंगर हैं मेहताब विर्क। मेहताब विर्क, मेहताब विर्क क्या है? पंजाबी सिंगर हैं, पंजाबी गायक हैं। तो इनका संबंध भी कहां से है? इनका संबंध भी करनाल से है। नेक्स्ट नवदीप सैनी, क्रिकेटर है नवदीप सैनी, आपको पता होगा। और नवदीप सैनी को क्या कहा जाता है? तरावड़ी एक्सप्रेस कहा जाता है। तरावड़ी एक्सप्रेस है ये, और इनका जो संबंध है वो कहां से है? तरावड़ी से। नवदीप सैनी, तरावड़ी में ही इनका जन्म हुआ, तरावड़ी में ही इनका जन्म हुआ। ठीक है, तो ये क्या है? ये कुछ प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं, ये कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जो यहाँ के रहने वाले हैं। ये करनाल के बारे में हो गया। इसके अलावा करनाल के बारे में दो तीन बातें और हैं जो कि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि जरूरी हैं, तो वो एक बार देख लेते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, और बस अब 5-7 मिनट की क्लास और होगी। लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि क्लास खत्म होती है तो उसके बाद एटलीस्ट एक कमेंट मैं आपकी तरफ से एक्सपेक्ट करता हूं। सो प्लीज कमेंट करके जरूर जाया करो। ठीक है, लिखो। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, देयर आर सम मिसलेनियस फैक्ट्स। कुछ और तथ्य हैं जो किससे संबंधित हैं? जो कि करनाल से संबंधित है। लिखो, देयर आर सम मिसलेनियस फैक्ट। लिखो, सबसे पहले सीएम विंडो, आजकल कह देते हैं ना बात बात पे कि इसकी सीएम विंडो लगा देंगे। सीएम विंडो की जो शुरुआत हुई, उस सीएम विंडो की शुरुआत कहां से होती है? करनाल से होती है। सीएम विंडो की शुरुआत करनाल से हुई। उसके अलावा वन स्टॉप सखी सेंटर, ये जो वन स्टॉप सखी सेंटर है ये भी कहां से शुरुआत होती है? करनाल से। कि जो पीड़ित महिलाएं हैं उन पीड़ित महिलाओं के रहने के लिए जो स्थान है वो। इसके अलावा करनाल में हल्दी प्रोसेसिंग यूनिट तरावड़ी में एक लगाई जा रही है। हल्दी प्रोसेसिंग यूनिट, ये जो हल्दी प्रोसेसिंग यूनिट है ये हरियाणा में दूसरी यूनिट है। हरियाणा में हल्दी का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो यमुनानगर में होता है, यमुनानगर के रादौर में होता है, और उसके बाद तरावड़ी, दूसरा जो स्थान है वो कहाँ है? तरावड़ी। तो हल्दी प्रोसेसिंग यूनिट, दिस इज इन तरावड़ी। नेक्स्ट लिखो चावल उत्पादन। तो चावल उत्पादन में बात करते हैं
तो जो बासमती चावल है वो सबसे अच्छा कहां पर होता है? तरावड़ी में होता है, सेम तरावड़ी। सबसे अच्छा बासमती चावल। गेहूं भी अच्छा खासा होता है, अमरूद अच्छा खासा होता है। अमरूद में सर्वाधिक उत्पादन जो होता है अमरूद का, वो अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन यहीं से होता है, करनाल से होता है, करनाल से होता है। इसके अलावा करनाल को स्मार्ट सिटी की लिस्ट में शामिल किया गया, इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ स्मार्ट सिटी, लिस्ट ऑफ स्मार्ट सिटी। ठीक है। और करनाल जो था ये एक ऐसा शहर था जिसको बहुत ही सुनियोजित तरीके से, जैसे चंडीगढ़ है, तो चंडीगढ़ क्या है, चंडीगढ़ को हम क्या कहते हैं? आप लोग चंडीगढ़ गए होंगे तो आपने देखा होगा कि चंडीगढ़ एक वेल प्लान्ड सिटी है। ठीक है। एक फ्रांस के जो है वो वास्तुकार थे जिनका नाम था ली कार्बूजियर, वो यहाँ पर पहुँचते हैं और वो क्या करते हैं, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस चंडीगढ़ शहर को एक बहुत ही अच्छे तरीके से बसाया था। उसी तरीके से हरियाणा का अगर आपसे पूछा जाए कि सुनियोजित तरीके से बसाया गया शहर कौन सा है, तो हरियाणा का सुनियोजित तरीके से बसाया गया शहर जो है वो कौन सा शहर है? करनाल शहर है। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1841 में यहां पर जो छावनी है उस छावनी की स्थापना हुई थी। 1841 में अंग्रेजों ने यहां पर छावनी की स्थापना की थी और बाद में फिर क्या हुआ था, कुछ बीमारियां फैल गई थी, मलेरिया फैल गया था और फिर इसको शिफ्ट कर दिया गया था 1843 में, कहां पर? अंबाला पर। ये पॉइंट मैं बता चुका, जब मैंने अंबाला बताया था तो अंबाला में हमने बता दिया था, तो इसलिए दोबारा से बताना कोई लॉजिकल नहीं था। ठीक है। 1805-1806 में करनाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। 1841 में उन्होंने यहाँ पर छावनी बनाई, बीमारी फैली, 1843 में उन्होंने क्या कर दिया, उस छावनी को शिफ्ट कर दिया था। ठीक है। तो यहाँ तक का डिस्कशन था। सो इट्स ऑल अबाउट द करनाल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी इंपॉर्टेंट बातें थे, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, वो सारे मैंने कवर कर लिए हैं। इवन देन अगर कोई पॉइंट रह गया हो, अगर कोई डिस्कशन बच गया हो, तो हम जब हरियाणा की हिस्ट्री पढ़ेंगे, हरियाणा की ज्योग्राफी पढ़ेंगे, हरियाणा की पॉलिटी पढ़ेंगे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम उसको डिस्कस कर लेंगे, हम उसको देख लेंगे। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम पूरा हरियाणा जीके का जो सिलेबस है वो कवर करेंगे। और इसके अलावा ज्योग्राफी क्लास तो आपकी चल ही रही है। ठीक है। तो आप वहाँ पर तो जुड़े हुए ही हैं। ठीक है। तो इसी नोट के साथ आज मैं रोकना चाहता हूँ, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। और लास्ट मेरा यही कहना है कि सेशन को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से जरूर करके जाना है। और अगर आपको किताबें चाहिए तो मैंने आपको बता दिया है कि आप हमारी जो सेट ऑफ 11 बुक्स है हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए, उस सेट ऑफ 11 बुक्स परचेज कर सकते हैं। तो आप सिंपली स्टडी IQ पे जाके, और यहाँ पर आप जैसे ही हरियाणा सर्च करते हैं, आपको गूगल ओपन करना है, स्टडी IQ सर्च करना है, सबसे पहले लिंक पे जाना है और यहाँ पर जस्ट आपको हरियाणा डालना है। जैसे आप हरियाणा डालेंगे यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। अगर हरियाणा जी के मंगवाना चाहते हैं तो यहाँ पे मिल जाएगी, और सेट ऑफ 11 बुक्स अगर मंगवाना चाहते हैं तो यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है। तो इसमें आपका पूरा सारी किताबें अवेलेबल हैं, प्रिंटेड फॉर्म में, हार्ड कॉपी के फॉर्म में आपके घर पहुँचेंगे, डिलीवर करवाई जाएंगी। और अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो प्राइस जो लिखा है वो 2499 है, 1999 होगा, बट ठीक है। बट इसमें आपको पे कितना करना है, कूपन कोड लगा देना आप, दैट इज NK Live, और जैसे ही इसको अप्लाई करेंगे, अप्लाई करते ही आपको ये 1500 रुपये में अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है। चलो तो बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। ओके।